उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। रुख करते हैं खबरों की ओर। 1 जुलाई से यूपी के ग्राम सचिवालयों में नियमित बैठेंगे लेखपाल, ग्रामीणों को तहसील के चक्कर से मिलेगी राहत। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 जुलाई से सभी जिलों में लेखपालों की ग्राम सचिवालयों में नियमित उपस्थिति अनिवार्य करने का फैसला किया है। राजस्व परिषद ने जिलाधिकारियों को रोस्टर बनाकर नई व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए हैं। इसका उद्देश्य आय, जाति, निवास, हैसियत प्रमाण पत्र, खतौनी की नकल और अन्य राजस्व सेवाएं गांव स्तर पर ही उपलब्ध कराना है, जिससे ग्रामीणों को बार बार तहसील नहीं जाना पड़े। लेखपाल केवल प्रमाण पत्रों से जुड़े काम ही नहीं बल्कि विरासत, भूमि विवाद, किसान सम्मान निधि, स्वामित्व योजना, फसल गिरदावरी, आपदा प्रबंधन और विभिन्न सरकारी योजनाओं के सत्यापन जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी करेंगे। सरकार का कहना है कि इस पहल से ग्राम सचिवालय वन स्टॉप सर्विस सेंटर के रूप में विकसित होंगे और राजस्व सेवाएं अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और समयबद्ध बनेंगी। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और आप यूपी के किस गांव, शहर या जिला से देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखिए। यूपी सहकारी ग्राम विकास बैंक चुनाव 8 जुलाई को सभापति, उपसभापति के लिए होगा मतदान। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक की प्रबंध कमेटी के सभापति, उपसभापति और अन्य समितियों के प्रतिनिधियों का चुनाव अब 8 जुलाई को कराया जाएगा। ये चुनाव पहले 18 जून को होना था, लेकिन निर्वाचन अधिकारी और सहायक निर्वाचन अधिकारी की अनुपस्थिति के कारण स्थगित कर दिया गया था। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार सुबह 8:30 बजे से चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी। 11 बजे से 12 बजे तक नामांकन दाखिल होंगे। इसके बाद जांच, नाम वापसी और चुनाव चिन्ह आवंटन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। यदि आवश्यक हुआ तो दोपहर 3 से 4 बजे तक मतदान होगा, जिसके बाद मतगणना कर उसी दिन परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। यूपी सरकार का बड़ा कदम, ओबीसी युवाओं को मुफ्त ओ लेवल और सीसीसी कंप्यूटर ट्रेनिंग, 10 जुलाई तक करें आवेदन। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछड़ा वर्ग के युवाओं को डिजिटल रूप से सशक्त और रोजगार के लिए तैयार करने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए मुफ्त ओ लेवल और सीसीसी कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना शुरू की है। इस योजना के तहत पात्र छात्र छात्राएं 10 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जबकि प्रशिक्षण 1 अगस्त 2026 से शुरू होगा। प्रशिक्षण प्रदेश के 299 NIELIT से मान्यता प्राप्त संस्थानों में पूरी तरह निःशुल्क कराया जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का 12वीं पास होना जरूरी है। साथ ही माता पिता या अभिभावक की वार्षिक आय 1 लाख रुपए या उससे कम होनी चाहिए और छात्र किसी अन्य संस्थान से छात्रवृत्ति का लाभ नहीं ले रहा। ओ लेवल कोर्स की अवधि 1 वर्ष है, जबकि सीसीसी कोर्स 3 महीने में पूरा होता है। सरकार ओ लेवल के लिए प्रति छात्र 15,000 रुपए और सीसीसी के लिए 35,000 रुपए का पूरा खर्च वहन करेगी, जिससे छात्रों को किसी प्रकार की फीस नहीं देनी होगी। यूपी में 1 अगस्त से मिलेगी स्मार्ट आरसी, क्यूआर कोड और चिप से होगी लैस। उत्तर प्रदेश के 1 अगस्त 2026 से वाहनों के लिए पारंपरिक पेपर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की जगह क्यूआर कोड और इलेक्ट्रॉनिक चिप से लैस स्मार्ट कार्ड आरसी जारी किया जाएगा। परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह के निर्देश पर परिवहन विभाग ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। नए स्मार्ट आरसी में वाहन की पूरी जानकारी सुरक्षित रूप से डिजिटल रूप में उपलब्ध होगी। इसमें मौजूद क्यूआर कोड और इलेक्ट्रॉनिक चिप की मदद से वाहन संबंधी विवरण का सत्यापन तेजी और आसानी से किया जा सकेगा। इससे दस्तावेजों की सुरक्षा बढ़ेगी, फर्जीवाड़े पर रोक लगाने में मदद मिलेगी और वाहन मालिकों को अधिक आधुनिक एवं सुविधाजनक सेवा मिलेगी। स्मार्ट कार्ड आरसी प्राप्त करने के लिए वाहन स्वामियों को ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा और भारत सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। योजना को लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड जेम पोर्टल के माध्यम से अगले 10 दिनों में निविदा प्रक्रिया पूरी करेगा। इसके बाद चयनित वेंडर के साथ ट्रायल किया जाएगा। परिवहन विभाग का लक्ष्य 25 जुलाई तक सभी तकनीकी उपकरण और आवश्यक व्यवस्थाएं स्थापित करने का है, ताकि 1 अगस्त से पूरे प्रदेश में स्मार्ट कार्ड आरसी जारी करने की नई व्यवस्था बिना किसी बाधा के शुरू की जा सके। ये कदम परिवहन सेवाओं को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और डिजिटल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अयोध्या में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल पर विवाद, अजय राय को होटल में रोके जाने का आरोप। अयोध्या में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को होटल में रोके जाने के आरोप के बाद प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस का दावा है कि अजय राय को होटल पद्मश्री पैलेस में हाउस अरेस्ट कर दिया गया, जबकि वो मंगलवार को राम मंदिर में दर्शन करने और हाल ही में सामने आए चढ़ावा चोरी विवाद की जानकारी लेने पहुंचे थे। कांग्रेस के अनुसार अजय राय के नेतृत्व में 9 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल में सांसद और विधायक भी शामिल थे। ये दल रामलला के दर्शन के साथ साथ साधु संतों, प्रशासन, स्थानीय लोगों और प्रबुद्ध वर्ग से मुलाकात कर मामले की जानकारी जुटाने वाला था। पार्टी का कहना है कि इस पूरे घटनाक्रम पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर राहुल गांधी को सौंपी जाएगी और संसद के आगामी मॉनसून सत्र में इस मुद्दे को उठाया जाएगा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रतिनिधि मंडल को राम मंदिर जाने से रोकना लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है और सरकार पारदर्शिता से बचने की कोशिश कर रही है। वहीं अजय राय ने आरोप लगाया कि भाजपा भगवान राम के नाम पर राजनीति करती है, लेकिन आस्था से जुड़े सवालों का जवाब देने से बच रही है। फिलहाल ये मामला राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का
विषय बना हुआ है। कांग्रेस ने अपनी ओर से आरोप लगाए हैं, जबकि समाचार में इस पर प्रशासन या सरकार की आधिकारिक प्रतिक्रिया का उल्लेख नहीं किया गया है। यूपी में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा, 4 कंपनियों के लिए 46 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन को मंजूरी। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने कोविड-19 त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 के तहत 4 औद्योगिक इकाइयों को कुल 46 करोड़ रुपए की वित्तीय प्रोत्साहन राशि मंजूर की है। ये फैसला मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में हुई इम्पोवर्ड कमेटी की बैठक में लिया गया। बैठक में मेगा परियोजनाओं को विशेष सुविधाएं और रियायतें देने से जुड़े प्रस्ताव पर भी विचार किया गया। स्वीकृत राशि में जेके सीमेंट हमीरपुर को 29 करोड़ रुपए, कनोडिया सीमेंट अमेठी को 3 करोड़ रुपए, अंकुर उद्योग गोरखपुर को 10 करोड़ रुपए और यूनिलीवर इंडिया हमीरपुर को 3 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन दिया गया। सरकार का उद्देश्य निवेश करने वाले औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय सहायता देकर प्रदेश में उद्योगों के विस्तार, नए निवेश और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना है। बैठक में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, राज्य कर, इन्वेस्ट यूपी, एमएसएमई और अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। यूपीसीए टेट 2026 का रिजल्ट जारी, मेरठ की कीरत, बलिया के शिवम और मऊ के अमन बने टॉपर। उत्तर प्रदेश संयुक्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी परीक्षा यानी यूपीसीए टीटी 2026 का परिणाम घोषित कर दिया गया है। इस वर्ष स्नातक वर्ग में मेरठ की करित मनसंद, परास्नातक में बलिया के शिवम यादव और पीएचडी वर्ग में मऊ के अमन सिंह ने प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया। इस वर्ष प्रवेश परीक्षा का आयोजन बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विद्यालय ने 17 और 18 जून को प्रदेश के 12 जिलों में कराया था। परीक्षा के लिए 18,1827 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, जिनमें से 16,349 उम्मीदवार यानी लगभग 90% परीक्षा में शामिल हुए। इनमें 14,802 अभ्यर्थी सफल रहे। सफल उम्मीदवारों में 73% पुरुष और 27% महिलाएं शामिल है। मेरिट सूची में यूजी वर्ग में कन्नौज की प्राची द्विवेदी दूसरे और रामपुर के मोहम्मद कैफ तीसरे स्थान पर रहे। पीजी वर्ग में उन्नाव की आस्था यादव दूसरे स्थान पर रही, जबकि पीएचडी वर्ग में मथुरा के अभिषेक गौतम ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने विधान परिषद में परिणाम घोषित करते हुए सफल अभ्यर्थियों को बधाई दी और समय पर परीक्षा परिणाम जारी करने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन की सराहना की। अब सफल अभ्यर्थियों के लिए कृषि संबंध पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रक्रिया का रास्ता खुल गया है। पीलीभीत में गोमती नदी के उद्गम स्थल का होगा कायाकल्प, 1 करोड़ रुपए से बनेगा पर्यटन और आस्था केंद्र। उत्तर प्रदेश सरकार ने पीलीभीत के माधोटांडा स्थित गोमती नदी के उद्गम स्थल को पर्यटन और धार्मिक आस्था के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए 104 लाख रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। परियोजना की पहली किस्त के रूप में 78 लाख रुपए जारी किए गए हैं। इस योजना के तहत मल्टीपर्पज हॉल, शौचालय शेड, इंटरलॉकिंग सड़कें, उद्यान सौंदर्यीकरण, QR कोड आधारित साइनेज और सोलर सुविधाएं विकसित की जाएंगी। परियोजना का क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम करेगा। सरकार का उद्देश्य गोमती नदी के उद्गम स्थल को आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन के नए केंद्र के रूप में विकसित करना है। साथ ही नदी आधारित पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे स्थानीय पर्यटन और क्षेत्रीय विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। सीएम योगी का बड़ा फैसला, गोंडा और रायबरेली के 2 राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेजों के नाम बदले। उत्तर प्रदेश सरकार ने नए शैक्षणिक सत्र से पहले गोंडा और रायबरेली के 2 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों का नाम बदलने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्णय के अनुसार राजकीय पॉलिटेक्निक गोंडा का नया नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल राजकीय पॉलिटेक्निक होगा, जबकि राजकीय पॉलिटेक्निक सलोन का नाम बदलकर स्वर्गीय दल बहादुर कोरी राजकीय पॉलिटेक्निक रखा जाएगा। सरकार के अनुसार नए सत्र में प्रवेश प्रमाण पत्र, अभिलेख पत्राचार और अन्य आधिकारिक कार्य नए नामों से किए जाएंगे। हालांकि प्राविधिक शिक्षा विभाग का कहना है कि औपचारिक अधिसूचना जारी होने के बाद काउंसिलिंग में पुराने और नए दोनों नाम शामिल किए जाएंगे, जबकि अगले सत्र से केवल नए नाम ही लागू रहेंगे। सरकार का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य महापुरुषों और समाज के विशिष्ट व्यक्तित्वों के योगदान को सम्मान देना और उनकी विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। यूपी में 1 जुलाई से मिशन सेफ फ्यूचर अभियान, बिना फिटनेस वाले स्कूल वाहनों पर होगी सख्त कार्रवाई। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग 1 से 15 जुलाई तक मिशन सेफ फ्यूचर अभियान चलाएगा, जिसका उद्देश्य स्कूली बच्चों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना होगा। इस दौरान बिना फिटनेस, बिना परमिट और सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले स्कूल वाहनों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभियान के पहले सप्ताह में स्कूलों को कमियां सुधारने का मौका दिया जाएगा, जबकि 8 जुलाई से चालान, सीजिंग और संचालन बंद करने जैसी कार्रवाई शुरू होगी। लगातार नियमों का पालन न करने वाले स्कूलों की मान्यता रद्द करने की भी सिफारिश की जा सकती है। परिवहन विभाग, पुलिस और शिक्षा विभाग संयुक्त रूप से वाहनों की जांच करेंगे और प्रत्येक जिले में निरीक्षण टीम बनाई जाएगी। साथ ही अभिभावकों को भी जागरूक किया जाएगा कि वो बच्चों को ले जाने वाले वाहनों की वैधता और सुरक्षा की जांच जरूर करें। सरकार का लक्ष्य स्कूल वाहनों को पूरी तरह सुरक्षित, वैध और नियमों के अनुरूप बनाना है, ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। यूपी में एसिड अटैक पीड़ितों के लिए नई पुनर्वास नीति, बढ़ा मुआवजा और रोजगार सहायता का ऐलान।
उत्तर प्रदेश सरकार ने एसिड अटैक पीड़ितों के सम्मानजनक जीवन और पुनर्वास के लिए एसिड अटैक सर्वाइवर्स की समग्र सहायता एवं पुनर्वास नीति 2026 को मंजूरी दे दी है। इस नई नीति के तहत पीड़ितों को बढ़ा हुआ मुआवजा, बेहतर इलाज, आर्थिक सहायता, शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार, स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य केवल वित्तीय मदद देना नहीं, बल्कि पीड़ितों को मनोवैज्ञानिक परामर्श, कानूनी सहायता और सामाजिक पुनर्स्थापन के जरिए मुख्यधारा में जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। नीति को विभिन्न विभागों के समन्वय से लागू किया जाएगा ताकि सभी सुविधाएं एकीकृत रूप से मिल सके। इसके साथ ही सरकार ने ग्रामीण विकास से जुड़े विकसित भारत जी राम जी योजना को भी मंजूरी दी है, जो 1 जुलाई 2026 से लागू होगी। इस योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को 125 दिन का रोजगार, साथ ही जल सुरक्षा, बुनियादी ढांचे और आजीविका संवर्धन पर फोकस किया जाएगा। यूपी बिजली उपभोक्ताओं को राहत, जुलाई में 4% कम आएगा बिल, 2000 करोड़ रुपए की वापसी संभव। उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को जुलाई माह में बड़ी राहत मिलेगी क्योंकि उनके बिजली बिल में 4% की कमी आएगी। इससे लगभग 3 करोड़ उपभोक्ताओं को 358 करोड़ रुपए का लाभ मिलेगा। ये कमी AFPCA यानी ईंधन एवं बिजली खरीद लागत संयोजन के तहत ईंधन अधिभार शुल्क में कमी के कारण की गई है। पावर कॉर्पोरेशन ने आदेश जारी कर ये संशोधन लागू किया। इससे पहले जून में 10% अधिभार वसूला गया था, लेकिन नियामक आयोग ने इसे गलत फार्मूला मानते हुए पुराने तरीके पर आपत्ति जताई। विद्युत नियामक आयोग के अनुसार अधिभार केवल वास्तविक बिजली खरीद लागत के आधार पर ही तय किया जा सकता है, अन्य महीनों की देनदारी इसमें शामिल नहीं हो सकती। इसी वजह से अब उपभोक्ताओं के बिल में कटौती होगी। इसके साथ ही उपभोक्ता परिषद का दावा है कि पिछले 14 महीनों में गलत तरीके से वसूले गए लगभग 2000 करोड़ रुपए उपभोक्ताओं को वापस किए जा सकते हैं। यूपी T20 लीग 2026 कानपुर के ग्रीन पार्क से छीन सकती है मेजबानी, लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में हो सकता है आयोजन। यूपी T20 लीग 2026 का चौथा सीजन इस बार कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम की जगह लखनऊ की कान्हा स्टेडियम में आयोजित हो सकता है। खेल विभाग द्वारा यूपी क्रिकेट एसोसिएशन को करीब 5 करोड़ रुपए बकाया किराया जमा करने का नोटिस भेजे जाने के बाद ये विवाद खड़ा हो गया है। विभाग का कहना है कि 2023 में ग्रीन पार्क में हुई लीग के दौरान बकाया राशि का भुगतान नहीं हुआ, जबकि UPCA ने पहले कुछ भुगतान कर दिया था और बाद में लीग लखनऊ शिफ्ट कर दी गई थी। अब नए नोटिस और बकाया राशि के मुद्दे के कारण मेजबानी ग्रीन पार्क से छीनने की चर्चा तेज हो गई है। UPCA ने अभी तक इस नोटिस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। इससे पहले भी शुल्क विवाद के चलते लीग का आयोजन लखनऊ में हो चुका है। यदि स्थिति नहीं सुलझी तो इस बार भी पूरा टूर्नामेंट कान्हा स्टेडियम में ही हो सकता है। मेरठ में कांवड़ यात्रा 2026 के लिए सख्त नियम, तय सीमा से बड़ी म्यूजिक सिस्टम पर होगी कानूनी कार्रवाई। मेरठ में कांवड़ यात्रा 2026 को लेकर पुलिस और प्रशासन ने डीजे व म्यूजिक सिस्टम संचालकों के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। पुलिस लाइन में करीब 250 डीजे संचालकों की बैठक कर उन्हें नए मानकों से अवगत कराया गया। निर्देशों के अनुसार अब किसी भी म्यूजिक सिस्टम की अधिकतम ऊंचाई 10 फीट और चौड़ाई 12 फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए। इससे बड़े सिस्टम लगाने पर मुकदमा दर्ज करने की चेतावनी दी गई। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार आकार की सीमा कम की गई है ताकि सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अधिकारियों ने बताया कि पहले भी डीजे से जुड़े हादसों में जान माल का नुकसान हो चुका है, इसलिए इस बार नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। नियम तोड़ने पर डीजे मालिक, संचालक और संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मेरठ में भीषण गर्मी के चलते स्कूलों का समय बदला, नर्सरी से 8वीं तक सुबह 7:30 से 12:30 बजे तक कक्षाएं। मेरठ में भीषण गर्मी और लू को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। डीएम डॉक्टर VK सिंह के आदेश के अनुसार जिले के सभी बोर्ड, CBSE, ICSE, परिषदीय सहायता प्राप्त मदरसा और अन्य के स्कूलों में नर्सरी से कक्षा 8 तक के समय में बदलाव किया गया है। नए आदेश के तहत अब स्कूल सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक संचालित होंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक लागू रहेगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सभी स्कूलों को इस निर्देश का सख्ती से पालन करना होगा। इस कदम का उद्देश्य बच्चों को तेज गर्मी और लू के असर से बचाना है। साथ ही जिला प्रशासन ने अन्य शैक्षिक गतिविधियों और परीक्षाओं की तैयारियों को लेकर भी बैठकें और व्यवस्थाएं तेज कर दी हैं। रील के लिए स्टंटबाजी पर सख्त कार्रवाई, आगरा पुलिस ने 2 साल में 3200 चालान काटे। आगरा में सोशल मीडिया रील्स के लिए सड़क पर स्टंट करने वालों के खिलाफ पुलिस ने कड़ा अभियान चलाया है। ट्रैफिक पुलिस और CCTV निगरानी की मदद से पिछले 2 वर्षों में ऐसे 3200 वाहनों के चालान काटे गए हैं और लगभग 1000 वाहनों को सीज किया गया है। पुलिस के अनुसार सिर्फ 2025 में ही 2400 चालान और 727 वाहन सीज किए गए हैं, जबकि 45 मामलों में मुकदमा दर्ज हुआ है। वहीं इस साल के पहले 6 महीनों में ही 800 से अधिक चालान और 273 वाहन सीज किए जा चुके हैं। आगरा ट्रैफिक पुलिस ने चेतावनी दी है कि बाइक, स्कूटी या कार पर स्टंट करना, छत या बोनट पर बैठकर वीडियो बनाना और ट्रैफिक बाधित करना गंभीर अपराध है, जिसमें जेल और जुर्माने का प्रावधान है। पुलिस का कहना है कि लाइक और कमेंट की चाह में की जा रही ये स्टंटबाजी न सिर्फ कानून का उल्लंघन है, बल्कि सड़क पर आम लोगों की जान के लिए भी बड़ा खतरा बन रही है।
ग्रेटर आगरा में 4,353 प्लॉट के लिए आवेदन शुरू। नर्मदापुरम गंगापुरम टाउनशिप में बुकिंग खुली। आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने आगरा की ग्रेटर आगरा योजना के तहत नर्मदापुरम और गंगापुरम टाउनशिप में 4,353 आवासीय भूखंडों की बुकिंग शुरू कर दी है। आवेदन 29 जुलाई तक ऑनलाइन पोर्टल और एडीए की वेबसाइट पर किए जा सकते हैं। इस योजना के तहत रायपुर रहनकला क्षेत्र में विकसित की जा रही टाउनशिप में एलआईजी से लेकर एचआईजी श्रेणी तक के प्लॉट शामिल हैं। नर्मदापुरम में 1626 और गंगापुरम में कई श्रेणियों में भूखंड उपलब्ध हैं। पंजीकरण के लिए सामान्य वर्ग को भूखंड मूल्य का 10% और आरक्षित वर्ग को 5% शुल्क जमा करना होगा। भूखंडों का आवंटन लॉटरी प्रणाली से किया जाएगा और चयन न होने पर पैसा वापस कर दिया जाएगा। एडीए के अनुसार यहाँ 10 नई टाउनशिप विकसित की जा रही है, जिनमें आधुनिक सुविधाएं जैसे भूमिगत बिजली लाइन, सीवरेज सिस्टम और वाटर बॉडी शामिल होंगी, जिससे करीब 30,000 परिवारों को आवासीय सुविधा मिलेगी। महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक में आगरा कनेक्शन, मकोका लगाने पर विचार। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा ने टीईटी पेपर लीक मामले की जांच में उत्तर प्रदेश की आगरा का कनेक्शन सामने आया है। जांच एजेंसियों को शक है कि परीक्षा प्रश्न पत्र की छपाई और लीक नेटवर्क में आगरा से जुड़े कुछ लोगों की भूमिका हो सकती है। इस मामले में अब तक बिहार, हरियाणा और अन्य राज्यों में 3 आरोपितों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जो 6 जुलाई तक पुलिस कस्टडी रिमांड पर हैं। पूछताछ में उनके दिल्ली और आगरा से संबंध होने की जानकारी मिली है। मुंबई पुलिस और एसआईटी ने आगरा में कई स्थानों पर जाकर जांच पड़ताल की और प्रिंटिंग प्रेस से जुड़े कर्मचारियों से पूछताछ की। टीम अन्य राज्यों में भी साक्ष्य जुटा रही है। सरकार इस मामले में संगठित अपराध कानून यानी मकोका लगाने और परीक्षा प्रक्रिया को ऑनलाइन करने पर भी विचार कर रही है, ताकि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। प्रयागराज में सामूहिक विवाह योजना का लक्ष्य अधूरा। 1500 आवेदन में केवल 440 शादियां। प्रयागराज में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत भारी संख्या में आवेदन आने के बावजूद इस वर्ष का लक्ष्य पूरा नहीं हो सका। जिले में 1987 जोड़ों के विवाह का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें जून तक 596 शादियां होनी थी, लेकिन केवल 440 जोड़ों के विवाह ही हो पाए हैं। डिपार्टमेंट और सोशल वेलफेयर उत्तर प्रदेश के अनुसार 1500 से अधिक आवेदनों में से बड़ी संख्या अपात्र पाए गए या पहले ही शादी हो चुकी थी, जिससे चयन प्रक्रिया प्रभावित हुई। योजना के तहत 5 विकास खंडों में आयोजन हुए, जबकि अन्य क्षेत्रों में कार्यक्रम अभी लंबित है। अब शेष लक्ष्य को आगामी तिमाही यानी जुलाई सितंबर में पूरा करने की तैयारी की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि सत्यापन के बाद पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ दिया जाएगा, ताकि ये लक्ष्य पूरा किया जा सके। इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, कानून की समझ गिर रही है। बेतुकी पीआईएल पर 50,000 जुर्माना। प्रयागराज स्थित इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका यानी पीआईएल को बेतुका बताते हुए खारिज कर दिया और याचिकाकर्ताओं पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया। मामला एक क्रिमिनल अपील से जुड़ा था, जिसमें याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि हाईकोर्ट के जमानत और सजा निलंबन आदेश को प्रशासनिक अधिकारियों के जरिए वापस लिया जाए और केस को एमपी-एमएलए कोर्ट में भेजा जाए। कोर्ट ने कहा कि इस तरह की मांगे कानून की बुनियादी समझ से पूरी तरह परे हैं और न्यायिक आदेशों को प्रशासनिक स्तर पर बदलने की बात कानूनी रूप से असंभव है। अदालत ने टिप्पणी की कि आज लोगों में कानून की समझ का स्तर चिंताजनक रूप से गिर रहा है। न्यायालय ने यह भी कहा कि याचिका इतनी असंगत थी कि ये अवमानना के दायरे में आ सकती थी, लेकिन केवल आर्थिक दंड लगाना पर्याप्त माना गया। जुर्माने की राशि 15 दिनों में जमा करने का आदेश दिया गया है, अन्यथा वसूली भू राजस्व बकाया के रूप में की जाएगी। हाईकोर्ट की एसएसपी औरैया को फटकार, चरित्र प्रमाण पत्र सिर्फ क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीनियर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस औरैया द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र पर कड़ी नाराजगी जताते हुए उसे निंदा पत्र करार दिया है। कोर्ट ने कहा कि चरित्र प्रमाण पत्र केवल किसी व्यक्ति के आपराधिक मामलों की सूची नहीं होता, बल्कि उसके सामान्य आचरण, सामाजिक छवि और प्रतिष्ठा का भी उल्लेख होना चाहिए। ये मामला उस याचिका से जुड़ा जिसमें एक व्यक्ति का चयन भारतीय सेना में हुआ था, लेकिन पुलिस द्वारा उसे उचित चरित्र प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा था। उसके खिलाफ दर्ज एक केस का निपटारा भी समझौते के जरिए हो चुका। हाईकोर्ट ने पहले भी एसएसपी को नया विस्तृत प्रमाण पत्र जारी करने और व्यक्तिगत शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया था। अदालत ने स्पष्ट कहा कि प्रमाण पत्र का उद्देश्य व्यक्ति की समग्र छवि बताना है, न कि केवल आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज करना। रेलवे का बड़ा फैसला, खिलाड़ियों को खेल उपकरण ले जाने में राहत, भाला सहित भारी सामान पर नहीं लगेगा जुर्माना। भारतीय रेलवे ने खिलाड़ियों को बड़ी राहत देते हुए ट्रेनों में खेल उपकरण ले जाने के नियम आसान कर दिए हैं। अब एथलीट भाला, क्रिकेट, हॉकी किट, शूटिंग राइफल, वेट लिफ्टिंग उपकरण और अन्य भारी खेल सामान बिना किसी जुर्माने के ट्रेन में ले जा सकेंगे। इन उपकरणों को लगेज डिब्बे यानी ब्रेक वैन में प्राथमिकता के आधार पर रखा जाएगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि खिलाड़ी का सामान उसी ट्रेन में जाए जिसमें वो खुद यात्रा कर रहा है। पहले इन बड़े और भारी उपकरणों को तय समय सीमा से अधिक होने पर ट्रेन में ले जाने की अनुमति नहीं मिलती थी या फिर भारी जुर्माना देना पड़ता था, जिससे कई खिलाड़ियों की प्रतियोगिताएं भी प्रभावित होती थी। रेलवे के नए नियम 17 जून से देश भर में लागू होंगे। रेलवे ने यह भी व्यवस्था की है कि सामान स्टेशन पर ही पहुंचते ही खिलाड़ियों को तुरंत मिल सके, ताकि किसी तरह की देरी ना हो। इस कदम से खिलाड़ियों की यात्रा और प्रतियोगिताओं में शामिल होना और ज्यादा आसान और सुविधाजनक हो जाएगा।
ग्रेटर नोएडा के जिम्स में ओपीडी सेवाएं सामान्य हड़ताल के बाद बिना पुलिस सुरक्षा, मरीजों की बढ़ी आवाजाही। ग्रेटर नोएडा स्थित जिम्स में 15 जून के बाद पहली बार 29 जून को ओपीडी सेवाएं बिना पुलिस सुरक्षा के सामान्य रूप से संचालित हुई। इससे अस्पताल में सुबह से ही मरीजों की भीड़ देखने को मिली और लगभग 1500 मरीजों ने ओपीडी में उपचार लिया। आउटसोर्स कर्मचारियों की हड़ताल के कारण पिछले दिनों अस्पताल में ओपीडी पुलिस निगरानी में चल रही थी, जिससे मरीजों को काफी परेशानी हुई थी। कई मरीजों को इलाज के बिना लौटना पड़ा था। सोमवार को स्थिति सामान्य होने पर मरीजों और परिजनों ने राहत की बात कही। वहीं जिम्स निदेशक ने हड़ताली कर्मचारियों से काम पर लौटने की अपील करते हुए कहा, कुछ कर्मचारी वापस आ चुके और बाकी से बातचीत जारी है। उम्मीद जताई गई है कि जल्द सभी सेवाएं पूरी तरह सामान्य हो जाएंगी, इसमें सर्जरी सेवाएं भी शामिल है। जेवर एयरपोर्ट बना देश का पहला ग्रीन सीमेंट प्रोजेक्ट। जानिए क्या है LC3 और क्यों है खास। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश का पहला ऐसा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बन गया है जिसमें ग्रीन सीमेंट का उपयोग किया गया है। ये सीमेंट कचरा समझे जाने वाले लो ग्रेड पत्थरों, मिट्टी और खराब चूना पत्थर से बनाया जाता है, जिससे पर्यावरण पर कम असर पड़ता है। ग्रीन सीमेंट बनाने में सामान्य सीमेंट की तुलना में काफी कम तापमान की जरूरत होती है, जबकि पारंपरिक सीमेंट के लिए 1450 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होना चाहिए। इससे ऊर्जा की बचत होती है और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करीब 40% तक कम हो जाता है। इस तकनीक में क्लिंकर का उपयोग भी लगभग 50% तक घट जाता है, जिससे निर्माण लागत और प्रदूषण दोनों कम होते हैं। विशेषज्ञ के अनुसार इसकी मजबूती सामान्य सीमेंट जितनी ही होती है और कुछ स्थितियों में ये और भी टिकाऊ हो सकता है। फिलहाल इसका उत्पादन सीमित होने पर यह महंगा है, लेकिन बड़े पैमाने पर उत्पादन बढ़ने पर इसकी कीमत घटने की संभावना है। LC3 को भारत के भविष्य के हरित निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण तकनीक माना जा रहा है। नोएडा अथॉरिटी का नया मुख्यालय सेक्टर 96 में शुरू, विभागों का फ्लोर वाइज बंटवारा तय। नोएडा प्राधिकरण ने अपना मुख्य प्रशासनिक कार्यालय सेक्टर 6 से हटाकर सेक्टर 96 स्थित नए अत्याधुनिक भवन में शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। करीब 390 करोड़ रुपए की लागत से बने इस भवन का हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकार्पण किया था। पूरी शिफ्टिंग प्रक्रिया अगले 3 महीनों में चरणबद्ध तरीके से पूरी होगी। पहले दिन जरूरी दस्तावेज और फाइल स्थानांतरित की गई। हल्की जगह और विभागीय समन्वय को लेकर शुरुआती दिक्कतें भी सामने आई। नए भवन में सभी प्रमुख विभागों को फ्लोर के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। ग्राउंड फ्लोर पर स्वागत कक्ष, सभागार और औद्योगिक व विधि विभाग होंगे। पहले फ्लोर पर जन सुनवाई और आवासीय विभाग, दूसरे पर भूलेख और RTI, तीसरे पर प्रशासन व वित्त, चौथे पर नियोजन विभाग, जबकि 5वें फ्लोर पर वरिष्ठ अधिकारी और तकनीकी विभाग रहेंगे। छठे फ्लोर पर CEO कार्यालय और 7वें फ्लोर पर प्राधिकरण अध्यक्ष का कार्यालय होगा। इस नई व्यवस्था से प्रशासनिक कामकाज अधिक सुव्यवस्थित और तेज होने की उम्मीद है। नोएडा के स्कूलों में पढ़ाया जाएगा सेल्फ सेफ्टी का पाठ। गुड टच, बैड टच से लेकर हेल्पलाइन तक की शिक्षा शामिल। नोएडा के परिषदीय स्कूलों में अब कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को व्यक्तिगत सुरक्षा से जुड़ी शिक्षा दी जाएगी। बेसिक शिक्षा परिषद ने इसे नए शैक्षणिक कैलेंडर में शामिल किया है, जिससे जिले के करीब 90,000 छात्र छात्राएं लाभान्वित होंगे। इस पहल के तहत बच्चों को गुड टच और बैड टच की पहचान, निजी अंगों की सुरक्षा, असहज स्थिति में ना कहना और तुरंत वहां से हटना जैसी महत्वपूर्ण बातें सिखाई जाएंगी। साथ ही उन्हें यह भी बताया जाएगा कि किसी भी गलत स्थिति में वो अपने अभिभावक, शिक्षक या किसी भरोसेमंद व्यक्ति से मदद ले सकते हैं। शिक्षा विभाग के अनुसार इसका उद्देश्य बच्चों में डर पैदा करना नहीं, बल्कि उन्हें आत्मविश्वासी और सतर्क बनाना है। BSA ने स्पष्ट किया कि बच्चों को शिकायत करने के अधिकार और कानूनी सुरक्षा की भी जानकारी दी जाएगी। शिक्षक इस विषय को संवेदनशील तरीके से पढ़ाएंगे ताकि बच्चों पर किसी तरह का मानसिक दबाव ना पड़े। ये कदम बच्चों की शुरुआती उम्र से ही सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुरादाबाद में भावुक पल, जिन बच्चियों का CM ने कराया था एडमिशन, उन्हीं से कराया श्री राम वाटिका का लोकार्पण। मुरादाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री राम वाटिका का लोकार्पण एक खास और भावुक अंदाज में कराया। इस कार्यक्रम में फीता काटने का कार्य उन 2 नन्ही बहनों वाची और आची से कराया गया, जिनसे CM का पहले से विशेष जुड़ाव रहा है। इनमें से वाची के स्कूल एडमिशन को लेकर उनके पिता ने पिछले साल जनता दर्शन में मुख्यमंत्री से मांगी थी मदद। CM योगी ने तत्काल संज्ञान लेते हुए महज कुछ घंटों में RTI के तहत उसका एडमिशन एक प्रतिष्ठित स्कूल में करवा दिया था। लोकार्पण के दौरान मुख्यमंत्री ने दोनों बच्चियों को अपने पास बुलाकर उन्हीं के हाथों से श्री राम वाटिका का उद्घाटन कराया। इस मौके पर बच्चियों की मुस्कान और भावनात्मक पल ने कार्यक्रम को खास बना दिया। मुरादाबाद की लाइन पार का नाम बदलकर दाऊ दयाल खन्ना नगर, CM योगी का बड़ा ऐलान। मुरादाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लेते हुए शहर के लाइन पार क्षेत्र का नाम बदलकर दाऊ दयाल खन्ना नगर रखने की घोषणा की है। ये घोषणा बुद्धि विहार में आयोजित जनसभा में की गई, जहां मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बदलाव राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रमुख रणनीतिकार रहे दाऊ दयाल खन्ना को श्रद्धांजलि है। दाऊ दयाल खन्ना स्वतंत्रता सेनानी, पूर्व मंत्री और राम जन्मभूमि आंदोलन के संगठनात्मक ढांचे से जुड़े अहम नेता रहे थे। उन्होंने आंदोलन को मजबूत करने में
में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और रामकृष्ण व काशी आंदोलन के विचारों को भी आगे बढ़ाया था। स्थानीय स्तर पर लंबे समय से नाम बदलने की मांग उठ रही थी, जिससे नया नाम नई पहचान अभियान और नगर निगम की मंजूरी के बाद मुख्यमंत्री ने अंतिम स्वीकृति दी। इस फैसले के बाद क्षेत्रवासियों में खुशी का माहौल है और इसे इलाके की नई पहचान के रूप में देखा जा रहा है।